हे एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चन आंसर्स पर। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली कवर करेंगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर्स, जो कि टोटल 9 हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रीड करके समझाया गया है, उसका 2 पार्ट में वीडियो मैंने डिवाइड किया है। उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, आप उसको भी देखना, आपको चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, कुछ ना कुछ उसमें गायब है, आपको वो फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट में है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख तो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से देख सकते हैं? तो जैसा नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, तो इसी के लिए एक मशीन है उनको देखने के लिए, जो है माइक्रोस्कोप, जो उनको हमें थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाती है ताकि वो हमें आराम से दिख जाए। फिर बी पार्ट पे हम आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, फिक्स कर देता है एक चीज़ को एयर में से लेकर और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। सॉइल में प्रेजेंट जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है वो उनको उसको फिक्स करके देता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर और सॉइल की फर्टिलिटी को वो इंक्रीज कर देता है। सी पार्ट पे हम आते हैं। एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैश। जब हमें एल्कोहल का प्रोडक्शन करना है तो हम किसकी मदद से करेंगे? तो हम ईस्ट की मदद से एल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सब आपने चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा। एक और बार बता दूं कि इसके चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के 2 वीडियोस हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया है। फिर डी पार्ट पे आते हैं। कॉलेरा इज़ कॉज्ड बाय डैश। कॉलेरा जो होता है वो एक तरीके की बीमारी है, वो किससे होती है? देखो, जो कॉलेरा होता है ना, वो गंदा पानी या फिर गंदे बैक्टीरिया वाला पानी पीने से होता है। तो जो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरा है, जो एकदम कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, उनसे होने वाली कॉलेरा एक डिसीज़ है। तो आपको इसमें इतना ही फिल करना था। नेक्स्ट हम आते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स पर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। आपको 1 मार्क्स में वैसे भी एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आंसर एकदम चेक करके जाओ, आप चारों ऑप्शंस के बारे में सोचना और फिर आराम से इसका आंसर देना। फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट को यूज़ किया जाता है किस चीज़ के प्रोडक्शन में? क्या आपने चैप्टर में कहीं सुना कि उससे शुगर बनाई जाती है, कहीं सुना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है, या फिर ऑक्सीजन बनाई जाती है? ऐसी तीनों चीज़ें हमने नहीं सुनी, तो सही आंसर है सेकेंड, ईस्ट का यूज़ करके प्रोडक्शन होता है एल्कोहल का। नेक्स्ट मूव टू बी पार्ट। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। यहाँ पर जो 4 दे रखे हैं उनमें से एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब कि जो बैक्टीरिया को किल करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो नहीं है, एल्कोहल भी नहीं है, एल्कोहल से तो बैक्टीरिया नहीं मरता, ईस्ट से भी नहीं मरता। तो फिर क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। सी पार्ट पे हम आ जाते हैं। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। अब उसका कैरियर कौन है? जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बारे में आपको पता होगा। वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करती है, अपने मुंह के अंदर प्रोटोजोआ भर के रखती है और फिर उसी को इंजेक्ट कर देती है लोगों में, जिसकी वजह से उनको मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें आंसर टिक करेंगे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कॉकरोच से मलेरिया नहीं होता, हाउस फ्लाई यानी मक्खी से भी नहीं होता और बटरफ्लाई से भी नहीं होता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं डी पार्ट पर। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज इज़। जो सबसे कॉमन कैरियर है या जो सबसे कॉमन गाड़ी है जिसमें कम्युनिकेबल डिसीजेज हमारे तक पहुंचती हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज वो होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस भी एक कम्युनिकेबल डिसीजेज है। और कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हो, वो जनरली क्या होती है कि अगर खुले में खाना रखा हुआ है, उस पर मक्खी बैठ गई और किसी ने वो खाना खा लिया और वो मक्खी किसी गंदी जगह पे भी बैठी होगी, तो उस बंदे को खाना खाने के बाद बीमारी लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां को कौन कैरी करता है? वो करते हैं जितने भी हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी वगैरह होती हैं, वो करती हैं।
ई पार्ट पे हम आ जाते हैं। द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, आपने देखा होगा जब आप भटूरा वगैरह बनाते हो या इडली बनाते हो तो आपकी मम्मी एक गर्म जगह पर उसको रख देती होंगी आटे को गूँथ कर। तो ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि आटे में खमीर उठ जाए। अब यहाँ पे जो खमीर है वो किस वजह से वो जो आटा है वो इतना फ्लफ़ी हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ईस्ट के जो सेल्स हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे थर्ड, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। एफ पार्ट में आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, वो प्रोसेस जिसमें शुगर जो है, जैसे कि गन्ना शुगर होती है उसमें, उसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। अब थर्ड पार्ट में मैंने बताया था कि जो ब्रेड या इडली का डो है वो राइज हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल से कैसे राइज हो जाता है? जैसे जैसे ईस्ट सेल ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, हीट के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। ग्रो करते हुए वो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ होने से क्या होगा, जो भी आटा आपने गूंदा है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। मैचिंग जो है, कॉलम ए और कॉलम बी की जो चीज़ें हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। कॉलम ए में किसी एक का नाम दे रखा है और कॉलम बी में उनकी वजह से क्या क्या एक्शन होता है या वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं वो दे रखे हैं। अब यहाँ से भी समझ सकते हैं, वरना साइड में जो है मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं कि जो फर्स्ट है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मैंने अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉलेरा, जो कि पानी से फैलने वाली एक डिसीज़ है जब गंदा पानी पी लिया जाता है। तो सेकेंड में हम आते हैं राइजोबियम। राइजोबियम का काम क्या है? राइजोबियम क्या है? एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है। तो सेकेंड का आप ए टिक करेंगे। थर्ड है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ कर्ड। आपने देखा होगा जो भी दही वगैरह होती है, योगर्ट होती है, उसमें क्या होता है? उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बिना जो है कर्ड का बनना एकदम इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप थर्ड का ये आंसर टिक करेंगे, सेटिंग ऑफ कर्ड। फिर फोर्थ पे आ जाते हैं ईस्ट। ईस्ट का काम क्या होता है? सी पार्ट, बेकिंग ऑफ ब्रेड। ईस्ट को बेकर का फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि ब्रेड बेक करने में बहुत हेल्प करती है। फोर्थ आ जाते हैं और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। जो कौन कैरी करता है उसका कैरियर अभी हमने बताया था, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फिफ्थ सिक्स पे हम आ जाते हैं अ वायरस। वायरस से होने वाला क्या है? अब यहाँ पे दो चीज़ें बचती हैं। वायरस से या तो एड्स हो सकता है या फिर वायरस प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने का तो वायरस का काम नहीं है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? बॉडी के फाइटिंग सेल्स होते हैं जो बॉडी के लिए लड़ते हैं किसी भी बाहर वाले फॉरेन पार्टिकल से। लेकिन वायरस से तो क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। एड्स की फुल फॉर्म भी बच्चों आपको याद रखनी है, और अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया है। जो एड्स होता है उसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किस तरह की बीमारी है? जो होती है HIV वायरस से। और ये जो वायरस है ये इतना ख़तरनाक है कि किसी भी बंदे के, जिसको भी हो जाए, उसके इम्यून सिस्टम को बहुत डैमेज कर देती है। तो ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ये कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ़ नॉट हाउ दे कैन बी सीन? क्या मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेक्ड आई से देख सकती हूँ? यानी कि ऐसे ही बिना कोई माइक्रोस्कोप का यूज़ किए, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किए क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं? तो आप इसमें लिखेंगे नो वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद अनएडेड आई। अनएडेड का मतलब कि अगर हम अपनी आइज़ के साथ कुछ हेल्प नहीं लेंगे तो हम बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। हम उनको देख सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपको पता है कि हमने 5 मेजर ग्रुप में जो है डिवाइड किया था, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी में। आप इसको अलग अलग से भी पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी बता सकते हैं। ये मेजर ग्रुप्स के बारे में हमने अलग अलग से पढ़ा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट की मदद करता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करने में, उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करने में? तो उसके बारे में हमें पता है राइजोबियम। राइजोबियम एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं वो है एजोटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल में आप लिखेंगे एनावेना एंड नॉस्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर याद कर लेना। सेवेंथ क्वेश्चन आता है राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। क्योंकि चैप्टर का नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो था, तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि फ्रेंड कैसे है, यानी कि ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, और फो यानी कि हमें
कैसे दुश्मन की तरह एक्ट करता है, कैसे हमें नुकसान पहुंच जाता है। तो उसके यूज़फुलनेस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट, लैक्टोबैसिलस है बैक्टीरियम इज़ यूज़फुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। एक तरीके से यूज़फुल है क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है वो भी तो एक बैक्टीरिया ही है जो क्या करता है, कर्ड के फॉर्मेशन में, जो आप दही खाते हो उसके बनने में बहुत मदद करता है। सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड, चीज़ एक्सेट्रा। एल्कोहल, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने में, जो ब्रेड इतनी फ्लफ़ी बनती है, चीज़ बनाने में और एल्कोहल के प्रोडक्शन में। थर्ड, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आप वेजिटेबल पील्स जैसे कूड़ा है उसको मिट्टी में दबा दोगे और कुछ दिनों बाद आके देखोगे तो वो सब गायब हो जाएगा क्योंकि वो सब खाद में चेंज हो जाएगा। तो एक तरीके से वो एनवायरनमेंट में से कूड़े को गायब कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट के क्लीनिंग अप में भी मदद करते हैं। फोर्थ, बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी मदद करते हैं क्योंकि इंक्रीज़ कर देते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। कैसे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके। फिफ्थ पार्ट में हम आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के रेस्पिरेशन करके क्या करती है, एल्कोहल जनरेट करने में मदद करती है और ये काफ़ी सालों से चला हुआ आ रहा है। सिक्स में हम आते हैं, दे आर यूज टू मेक वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में मदद करते हैं। जब भी हम किसी डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो एज अ वैक्सीन काम करते हैं। वैक्सीनेशन का पूरा टॉपिक भी मैंने आई थिंक पार्ट 2 के वीडियो में अच्छे से समझाया है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एंड वी विल मूव टू द सेवेंथ पॉइंट, दे आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स। इनका यूज़ एंटीबायोटिक्स बनाने में, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह है, इन सबको बनाने में बहुत यूज़ होता है। फिर 8 पार्ट पे आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक मैन्योर। इनसे खाद बनाई जाती है जैसे मैंने बताया। फिर 9th, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन डंपिंग बाय डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। हम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को अगर डंप कर देते हैं तो इसको एकदम डिकम्पोज यानी कि एकदम तोड़ देते हैं और खाद में चेंज कर देते हैं। 10th पॉइंट में आप लिखेंगे, अबाउट 50% ऑफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी। एल्गी क्या करती है, 50% एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको फिक्स कर देती है, उसको कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पर, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स के बारे में हमने 10 लाइन्स पढ़ी, अब उनके कुछ हार्म्स या फिर उनसे होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे आंसर को, द हार्म्स कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज। तो उसमें फर्स्ट पार्ट आता है, मेनी कम्युनिकेबल डिसीजेज सच एज कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। ये सब किससे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। जो कॉलेरा है, गंदा पानी पीने की वजह से, अगर ये बैक्टीरिया ही ना होते तो इससे बीमारी ना होती। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है। चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही तो होते हैं। फिर सेकेंड, मलेरिया इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम कैरिड बाय फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो जो प्रोटोजोआ कैरी करती है उससे क्या होता है, मलेरिया आ जाता है। प्लाज्मोडियम इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोजोन, ठीक है, तो इससे भी हो जाता है मलेरिया, तो ये भी एक हार्म है हमारे लिए। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर आएगा, गलती से सेकेंड लिखा हुआ है हमने। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे, फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और एक्चुअली में डेंगू वायरस की कैरियर भी कौन है, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। तो एक तरीके से ये जो मच्छर वगैरह हैं इनकी वजह से भी जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे तक पहुँच जाते हैं और हमें हार्म पहुँचाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस एंथ्रासिस। जो एंथ्रैक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है। आपको पता है कि जो लोग जनरली ऐसी फील्ड में काम करते हैं जिनको शीप वगैरह की रियरिंग और शेयरिंग वगैरह करनी होती है, उनको साफ़ करना होता है, तो उनके फर में मे बी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो और जो भी वो पर्सन है उसको डेंजरस डिसीज़ हो सकती है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़, तो बैसिलस एंथ्रासिस, क्योंकि एंथ्रैक्स नाम के बैक्टीरिया से ये होता है। फिर हम आ जाते हैं 5th पॉइंट पर, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट। और प्लांट्स को भी डिसीज़ करते हैं, जैसे कि वीट को, राइस को, पोटैटो को, शुगर केन को। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि अलग अलग तरह की डिसीज़ होती हैं, शुगर केन की, ऑरेंज की, एप्पल की, इन सबको भी ये हार्म पहुंचाते हैं। और जो भी क्रॉप पे ऐसा हो जाता है उसकी जो ईल्ड है वो बहुत कम हो जाती है, क्रॉप का जो रिज़ल्ट है वो बहुत कम आने लगता है। 6th पार्ट पे आते हैं, फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड पॉइजनिंग होती है, अगर खुले में रखा खाना खा ले, गंदा खाना खा ले,
कहीं पे भी अगर ऐसे खुले में हम खा लें जिस पे मिठाइयाँ वगैरह हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही है, अच्छे से प्रॉपरली कवर नहीं है, तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दे मेक फूड पॉइजनस बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द फूड। फूड पर वो अपना एक्सक्रीट कर देते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं, जो कि वो टॉक्सिक बन जाता है या फिर डेंजरस बन जाता है। अब आते हैं 9th और लास्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब कोई भी एंटीबायोटिक ले रहा होता है। तो आप इसमें बताओगे कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो कि ग्रोथ को रोक देती हैं या फिर उनको मार ही देती हैं, किन को, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एंटीबायोटिक्स की कि या तो उनको मार दो या फिर जो उनकी ग्रोथ है उसको रोक दो, ताकि वो और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर ना बढ़ा सकें। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। ये कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव्ड हैं, किसी दूसरे माइक्रोब से ही ली गई है, किसी एक माइक्रोब को मारने के लिए फंजाई से ली गई हैं और बैक्टीरिया से ली गई हैं। अब कुछ प्रिकॉशन जो हैं वो एंटीबायोटिक्स से हमें लेने चाहिए कि अगर हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए कि ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ आपको एक डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने उनको लेने का जो भी कोर्स बताया है, चाहे आपको 3 दिन लेना है, 4 दिन लेना है, 1 हफ्ते लेना है या 15 दिन लेना है, तो वो कोर्स जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। और थर्ड पार्ट, इफ़ एनीबडी टेक्स एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, अगर कोई भी ऐसे एंटीबायोटिक्स ले लेता है जब ज़रूरत ना हो, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, जब असल में काम आने वाली चीज़ होगी, यानी कि असल में जब कोई बीमारी होगी और जब उसको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी, तो जो बॉडी है वो उस पर असर ही नहीं करेगी, कुछ भी असर नहीं दिखाएगी, क्योंकि बॉडी जो है वो उन सब दवाइयों के रेजिस्टेंट हो जाएगी, उनको रोक लेगी असर करने से। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। ऐसे ही क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर मैंने वीडियो बनाए हैं और चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन पर भी बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।